तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ाया था क्वांटासोम, सॉरी लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ाया था पिगमेंट्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। और आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा पिगमेंट से रिलेटेड दो कंसेप्ट दिए गए हैं। उस कंसेप्ट को समझना जरूरी है फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म को समझने के लिए। एक कंसेप्ट है क्वांटासोम और एक कंसेप्ट है फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम को ही कई सारी किताबें आम भाषा में पिगमेंट सिस्टम कह देती है। सबसे पहली बात कि क्वांटासोम और फोटो सिस्टम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है कि ये कंसेप्ट दिया किसने है और ये कंसेप्ट दिया किसने है, ये तो थ्योरेटिकल सवाल है। तो ये कंसेप्ट क्वांटासोम कंसेप्ट दिया है पर्क एंड बिगिंस ने, पर्क एंड बिगिंस ने। और ये कंसेप्ट दिया है उसी साइंटिस्ट ने जिसने पहली बार फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट का एक्शन स्पेक्ट्रम बनाया था। कोई बता सकता है उस साइंटिस्ट का नाम? टी.डब्ल्यू. एंजलमैन। E.W. एंजलमैन। अच्छा हाँ, एक्शन स्पेक्ट्रम उन्होंने बनाया था। सॉरी मैं गलत भूल गया, सॉरी नहीं वो तो अलग काम है। हाँ ठीक 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 सही बात है। फोटो सिस्टम देने वाले एमर्सन एंड एर्नोल्ड ने, इनका एक और काम है वो मैं आगे बताऊंगा, अभी बताया नहीं आपको। एमर्सन एंड एर्नोल्ड ने, एमर्सन एंड एर्नोल्ड ने ये कंसेप्ट दिया था फोटो सिस्टम। ठीक है, तो पहली बात तो थ्योरेटिकल सवाल हो गया कि क्वांटासोम किसने दिया और फोटो सिस्टम किसने दिया। अब आते हैं मुद्दे पर। आपने वैरायटी ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कल पढ़ा ना? क्लोरोफिल पढ़ा, कैरोटीनॉइड पढ़ा, थाइकोबिली प्रोटीन्स पढ़ा जो कि एक प्रकार का कैरोटीनॉइड ही होता है वैसे तो। फिर आपने क्लोरोफिल में क्लोरोफिल ए पढ़ा, क्लोरोफिल बी पढ़ा। फिर आपने कैरोटीनॉइड्स में कैरोटीन पढ़ा, जेंथोफिल पढ़ा। फिर आपने कैरोटीन में अल्फा बीटा गामा लैकोपीन से सब पढ़ा। फिर आपने जेंथोफिल में फ्यूकोजेंथिन, डाइटोजेंथिन, लाइकोपीन और वाइलोजेंथिन, ये सारे तमाम चीजें आपने पढ़ा। आपने भी जाना कि कौन एसेसरी पिगमेंट है और कौन नेसेसरी पिगमेंट है। नेसेसरी पिगमेंट मतलब कि यूनिवर्सल पिगमेंट जो है क्लोरोफिल है, वही है नेसेसरी पिगमेंट। वो फोटोसिंथेसिस करने वाले जो भी O2 रिलीजिंग फोटोसिंथेसिस करते हैं सभी में मिलता है। तमाम बातें आपने सीखा। अब इन सारी कंसेप्ट को कलेक्ट करने के बाद पर्क बिगिन ने एक अलग कंसेप्ट दिया, एमर्सन अर्लैंड ने अलग कंसेप्ट दिया। दोनों अलग अलग कंसेप्ट है लेकिन दोनों ही रिलेटेड है पिगमेंट से रिलेटेड। क्वांटासोम क्या होता है? क्वांटा मतलब लाइट, सोम का मतलब बॉडी। यानी कि पर्क एंड बिगिंस का कहना है कि कोई एक बॉडी है जो क्वांटा को एक्सेप्ट करती है और क्वांटा को एक्सेप्ट करने के लिए पिगमेंट जिम्मेवार है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में, और कोई एक सिंगल मॉलिक्यूलर पिगमेंट नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये जो बॉडी है, ये जो सोम है मतलब बॉडी, ये सोम एक्चुअली ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स है। ये क्या है? ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स है। और ये ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स क्वांटा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब क्वांटा के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपको मैंने पहले भी बोला है सोलर लाइट पैकेट्स के फॉर्म में गिरता है और उस लाइट के उस पैकेट्स को क्वांटा कहते हैं। आप पढ़ते होंगे, मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ते होंगे। ठीक है, क्वांटा कहते हैं, पैकेट्स के फॉर्म में गिरता है। ठीक है, तो इन्होंने बोला ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स है जो इस क्वांटा को एब्जॉर्ब करने के लिए जिम्मेवार है और उससे फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट करने के लिए जिम्मेवार है। उन्होंने बोला कि एक क्वांटासोम में, सुना ध्यान से, एक क्वांटासोम में टोटल 350 से लेके 400 पिगमेंट्स होता है। मतलब एक बॉडी में, एक क्वांटासोम में 300 से, मतलब ग्रुप कितने का ग्रुप है? 350 से 400 फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है उसमें। फिर उन्होंने ये भी बताया कि एक्सपेरिमेंटली ये भी पता कर लिया गया है कि इस 300 से 450, किसी में 380, किसी में 360, ऐसे ऐसे प्लांट में वेरी करता है। इसमें से 270, कितना बोला? 270 फिक्स है कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होगा। अब बाकी रिमेनिंग अदर्स होंगे, बाकी रिमेनिंग अदर। फिर उन्होंने ये भी बोला कि 270 क्लोरोफिल, उसमें भी फिक्स है कि 170 क्लोरोफिल ए होगा और फिर रिमेनिंग 60 क्लोरोफिल बी होगा। ये है क्वांटासोम। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पर्क एंड बिगिंस ने बोला कि लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट्स के अंदर एक पिगमेंट जिम्मेवार नहीं है, ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स जिम्मेवार है। उस ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स को क्वांटासोम्स कहते हैं। और क्वांटासोम में एक ग्रुप में 350 से 400 फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, जिसमें 270 तो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल होता है, बाकी अदर होते हैं। अदर कौन? कैरोटीनॉइड्स।
और 270 क्लोरोफिल में भी 170 क्लोरोफिल ए होता है, बाकी 60 क्लोरोफिल बी होता है। जो लेना 270 हो जाएगा। अरे 230 और 230 हो रहा है ना, तो यहाँ पे मैंने गलत बताया, 230 क्लोरोफिल, ठीक है, और 170 क्लोरोफिल ए और 60 क्लोरोफिल बी, ठीक है। तो ये बताया किसने, पर्क एंड बिगिस ने। अब आपको आएगा एक डाउट, क्या डाउट है मुझे पता है। आप बोलोगे सर आप तो कहते थे कि सेंटर पे एक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है और उसको चारों ओर से क्लोरोफिल बी और कैरोटीनाइड घेरा रहता है, कहते थे ना। तो आप कहोगे सर आप तो यहाँ 170 क्लोरोफिल ए ही बता दे रहे हो, उससे कम बता रहे हो क्लोरोफिल बी और फिर बाकी के अदर पिगमेंट्स, तो ये कौन सा कंसेप्ट दे रहे हो। भैया मैं आपको क्वांटासोम का कंसेप्ट दे रहा हूँ, और आप जो कंसेप्ट सोच रहे हो ना वो फोटो सिस्टम का कंसेप्ट है, उस पर मैं आ रहा हूँ अभी। क्वांटासोम और फोटो सिस्टम के कंसेप्ट को मिक्स करने की गलती ना करें, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप फोटो सिस्टम के कंसेप्ट में सेंटर पे एक ही क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल बताते हो, क्वांटासोम में क्लोरोफिल एक क्वांटासोम में क्लोरोफिल का 170 मॉलिक्यूल। मैं एक बार डाटा देख लेता हूँ, 270 ये 230, ठीक है, हाँ 170 और इधर 230, ठीक है, हाँ। तो 170 क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है और ओवरऑल क्लोरोफिल 230 है। तो इस कंसेप्ट को आप फोटो सिस्टम से मिक्स करने की गलती ना करें। क्वांटासोम पर्क बिगिननेस दिया है और फोटो सिस्टम उधर एमर्सन एंड नोएडा दिया, उनका अलग कंसेप्ट है। हाँ, मैकेनिज्म में ज्यादा जो आपके सामने कंसेप्ट काम आता है वो फोटो सिस्टम का कंसेप्ट काम में आता है। तो क्वांटासोम के कंसेप्ट को बस इतना ही समझना है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इससे ज्यादा नहीं समझना है। अब आते हैं फोटो सिस्टम के कंसेप्ट पर कि फोटो सिस्टम का कंसेप्ट क्या कहता है। एमर्सन अर्नाल्ड कहते हैं कि प्लांट्स के अंदर फोटो सिस्टम होता है और फोटो सिस्टम दो चीजों से मिलकर बनता है। वो कहते हैं कि फोटो सिस्टम में एक होता है रिएक्शन सेंटर और एक होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को ही हम लोग एंटीना मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, एंटीना मॉलिक्यूल या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। दोनों के मिलने से बनता है फोटो सिस्टम, एक फोटो सिस्टम, राइट। फिर वो कहते हैं कि रिएक्शन सेंटर में मात्र एक मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए का होता है, एक मॉलिक्यूल बस क्लोरोफिल ए का। और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में घने सारे, मतलब मोर देन वन क्लोरोफिल बी भी हो सकता है या कैरोटीनाइड भी हो सकता है, कैरोटीनाइड भी हो सकता है। अगर मैं डायग्रामेटिकली दिखाना चाहूं तो मैं कहूंगा कि सेंटर पे एक क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल, ये देखो, और फिर उसके चारों घने सारे क्लोरोफिल बी का मॉलिक्यूल या कैरोटीनाइड्स का मॉलिक्यूल, घने सारे मतलब एक से अधिक घने सारे रखे हुए हैं। और क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल बस एक है और चारों ओर से क्या रखे हुए हैं, या तो क्लोरोफिल बी है या नहीं तो क्या है, कैरोटीनाइड है, उसके चारों ओर रखे हुए हैं। और ये एक साथ, अच्छा इसमें नंबर फिक्स नहीं है, नंबर बस किसका फिक्स है, क्लोरोफिल ए का नंबर फिक्स है कि ये कौन है, सेंटर पे क्लोरोफिल ए है और चारों ओर से अदर मॉलिक्यूल। ये ब्लू वाले क्लोरोफिल बी भी हो सकते हैं और ये ब्लू वाले कैरोटीनाइड भी हो सकते हैं, दोनों के मिक्सअप होते हैं। उन सभी को एक साथ मिला के बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या एंटीना मॉलिक्यूल्स। और सेंटर पे जो उसको बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूं कि सेंटर पे रिएक्शन सेंटर, जो उसको रिएक्शन सेंटर क्यों बोला, और जो साइड में लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है उसको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्यों बोला या एंटीना मॉलिक्यूल क्यों बोला। पहली बात, एंटीना मॉलिक्यूल क्यों बोला, मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। पहले अगर आपको याद हो तो जब डिश टीवी वगैरह चलता था, तो आजकल तो खैर एंटीना अब नहीं आने लगा है नए सिस्टम में, पहले एंटीना आता था। पुराने जमाने में तो अलग ही टाइप का एंटीना होता था, अगर आपको याद हो, इस टाइप का एंटीना, इस टाइप वाला, अगर आपको याद हो, छत पे जाके हिलाते रहते थे, सिग्नल आया आया नहीं आया, आया हाँ आया नहीं आया, छूट गया हाँ आया। याद है एंटीना, पुराने जमाने में जब वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलता था, ये वाला एंटीना चलता था। फिर धीरे धीरे छतरी वाला एंटीना आया, ठीक है, इसको भी हिलाने वाला बहुत दिन तक चला है, ऐसे गोल गोल हिलाते थे, आया सिग्नल नहीं आया, हाँ आया। तो ये बेसिकली क्या है, ये साइड बाय जो सिग्नल है उसको कलेक्ट करता था, चाहे ये हो या ये वाला हो। तो जो साइड बाय सिग्नल्स को एक्सेप्ट करने वाली थिंग्स होती है उसको एंटीना कहते हैं, सिंपल सा टर्म। और ये सारे मॉलिक्यूल्स वही काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं और समझाते हैं। सोलर लाइट गिरता है तो सोलर लाइट इस पे भी गिरता है, सोलर लाइट इस पर भी गिरता है और सोलर लाइट डायरेक्टली इस पर भी गिरता है। तो सोलर लाइट दोनों पर गिरता है। अब समझना मेरी बात, जो सोलर लाइट इस क्लोरोफिल ए पर गिरा उसकी वजह से इस क्लोरोफिल ए के जो सेंटर पे मैग्नीशियम एटम है
उस मैग्नीशियम एटम का इलेक्ट्रॉन हो जाता है एक्साइट इस सोलर लाइट की एनर्जी की मदद से, और मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकलता है और वो इलेक्ट्रॉन को कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट कर लेता है, उसको कहते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ रिएक्शन सेंटर। जो सेंटर पे है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल उसका, उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है। इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या होगा वो आपको मैकेनिज्म में कल पता चल जाएगा। तो एक्चुअल में रिएक्शन कहां हुआ है? रिएक्शन हुआ है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल पे, और रिएक्शन क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन का निकलना। हाँ बताओ, ये रिएक्शन है और ऑक्सीडेशन है? इलेक्ट्रॉन निकला है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन है। और ये ऑक्सीडेशन हुआ है सोलर लाइट की एनर्जी की मदद से, बाहर से एनर्जी घुसेड़ी गई है मैग्नीशियम वाले एटम में, तो उसका इलेक्ट्रॉन हो गया एक्साइट। तो रिएक्शन वहीं हुआ है केवल, इसलिए उसको बोला रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन वहीं पे हुआ है। ठीक है, रिएक्शन सेंटर क्यों बोला, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, यानी कि क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल रिएक्शन सेंटर सोलर लाइट को डायरेक्टली यूटिलाइज कर लिया। अब बात करते हैं कि सोलर लाइट गिरा तो एंटीना मॉलिक्यूल पे भी, चाहे वो क्लोरोफिल बी हो चाहे वो कैरोटीनॉइड हो। मान लो कि ये क्लोरोफिल बी था और ये कैरोटीनॉइड था, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स एंटीना मॉलिक्यूल पे। तो उन लोगों ने जो लाइट गिराया, अच्छा एक बात जहां तक मुझे याद है कि कल मैंने उल्टा बोल रहा था, समझना क्या उल्टा बोल रहा था आप पकड़ना, शायद अगर ना बोला हूं तो बोलना, कि जब लाइट गिरता है एंटीना मॉलिक्यूल पे तो वो अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट तो नहीं करता है। उन्होंने क्या किया, उस एनर्जी को सोलर लाइट को ऑब्जर्व करके यहां से, जैसे इसने ऑब्जर्व किया ना, तो इसने बगल वाले को ट्रांसफर किया, फिर इसने बगल वाले को ट्रांसफर किया, फिर इसने बगल वाले को ट्रांसफर किया, तो सबसे करीब वाले के पास पहुंच गया। ये जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म है रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर मैकेनिज्म। फिर इसके बाद एनर्जी फाइनली पहुंचता है ये वाला मॉलिक्यूल जो उसके सबसे करीब है, उसने उस सारे एनर्जी को लेके किसको दे दिया, उसने खुद भी हो सकता है एब्जॉर्ब किया हो, उसको किसको दे दिया, रिएक्शन सेंटर को। ये जो एनर्जी का ट्रांसफर मैकेनिज्म है, ये है रेजोनेंस इंडक्टिव एनर्जी ट्रांसफर मैकेनिज्म। कोई बच्चा को अगर याद है तो बोलो, कल मैंने उल्टा बोला है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने उल्टा बोला है। दोनों को सिर्फ एक ही चीज के लिए बता दिए थे नहीं, कि बगल वो रेजोनेंस एनर्जी और रेजोनेंस इंडक्टिव अलग अलग बताया मैंने, मुझे ऐसा पता है कि मैंने उल्टा बता दिया है। कि देखो क्या सही है, मैं आपको बता देता हूँ। सही है कि एंटीना मॉलिक्यूल के बीच में जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है वो सिंपली रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर है। जब सारा एनर्जी उस क्लोरोफिल ए के जस्ट पास वाले एंटीना मॉलिक्यूल के पास पहुंच जाएगा, तो वो जिस मेथड से ट्रांसफर करेगा वो है रेजोनेंस इंडक्टिव एनर्जी ट्रांसफर मैकेनिज्म। दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो फाइनली आपको याद रखना है कि जो साइड वाले ब्लू वाले मॉलिक्यूल्स हैं, जो चाहे वो क्लोरोफिल बी हो चाहे वो कैरोटीनॉइड हो, उन्होंने सोलर लाइट को यूटिलाइज करके किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं किया है, मतलब किसी भी प्रकार का रिएक्शन स्टिमुलेट नहीं किया, इसलिए उनको रिएक्शन सेंटर नहीं बोला। एंटीना क्यों बोला, पहले बता चुका हूं, सिग्नल को एक्सेप्ट कर रहा है। सिग्नल क्या है, सोलर लाइट। अब बात पड़ी कि इस एंटीना मॉलिक्यूल्स को लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्यों बोला। हार्वेस्टिंग का मतलब समझते हो, हार्वेस्टिंग का मतलब समझते हो, यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन, हार्वेस्टिंग का मतलब होता है यूटिलाइजेशन, ठीक है। हार्वेस्टिंग आपको ना, खेतों की हार्वेस्टिंग हो रही है, कटाई हो रही है। कटाई क्यों होती है, बर्बाद करने का खेत? अरे खेत बर्बाद करने के लिए कटाई होती है क्या है? या उसको दोबारा यूटिलाइज करने के लिए होती है? या खेतों से जो प्रोडक्ट मिला उसको यूटिलाइज करने के लिए? तो हार्वेस्टिंग का मतलब होता है यूटिलाइज। अब मुझे एक बात बताओ, गौर से बताना, एक केस क्या है, केस 1 और एक केस है केस 2। केस 1 ये है कि अगर ये ब्लू वाले मॉलिक्यूल नहीं होते, केवल और केवल गुलाबी वाला होता क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, मतलब केवल रिएक्शन सेंटर होता है। एक केस ये केस 1। दूसरा केस है कि ब्लू वाले के साथ ये गुलाबी वाला है। दो केस है। तो मुझे बताओ कौन बताना चाहेगा कि किस केस में लाइट का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो रहा है, लाइट का ज्यादा एब्जॉर्प्शन करके लाइट एनर्जी का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो रहा है, किस केस में, केस 1 में या केस 2 में? जल्दी बताओ। केस 2। केस 2 में। कोई रीजन बताना चाहेगा? क्योंकि इसमें से और भी मॉलिक्यूल है जो लाइट को हाँ, एक्सेस इसमें करके और भी ट्रांसफर कर रहा मॉलिक्यूल है है। लाइट का। चलो, तो यानी कि आपको समझ में आ गया कि उसको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्यों बोले हैं। देखो हो सकता है कि ये जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट को ऑब्जर्व करने की टेंडेंसी रखता हो, तो वो केवल उसी वेवलेंथ को ऑब्जर्व करेगा, बाकी वेवलेंथ तो बेकार ही चल जाएंगे ना लाइट के। लेकिन कैरोटीनॉइड है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, फिर क्लोरोफिल बी भी है, वो सब और भी अलग अलग वेवलेंथ के लाइट को ऑब्जर्व कर सकता है। तो मुझे बताओ, ओवरऑल ज्यादा वेवलेंथ के, मतलब की वैरायटी ऑफ वेवलेंथ के लाइट को ऑब्जर्व करने की टेंडेंसी है ना पूरे ओवरऑल फोटो सिस्टम के पास। तो ये रोल है, मेन रोल किसका, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का। ये हुआ मेन रोल कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट लाइट हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर लाइट। एक और रोल है,
लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का, एंटीना मॉलिक्यूल का। कोई बच्चा दिमाग लगा के बता सकता है? मैं आपको हिंट देता हूँ कि अगर क्लोरोफिल ए अकेले रहता तो बर्बाद हो सकता था। हिंट दिया हूं मैं आपको। कैरोटीन, कैरोटीनॉइड पिगमेंट। हाँ तो क्या मतलब, क्या उसका क्या रोल है, मैं ये पूछ रहा हूँ। मतलब वो जब अगर क्लोरोफिल ए के साथ सोलराइजेशन से। रहेगा तो हाँ ये इसका सही जवाब है। अगर ये ब्लू वाला नहीं होता, केवल गुलाबी वाला होता, तो कल को अगर सोलर लाइट ज्यादा पड़ती किसी कारण से, तो वो पूरा सोलर लाइट डायरेक्ट इफेक्ट कर देता किसको, गुलाबी वाले को, और हो सकता है कि उसका सोलराइजेशन हो जाता। इसको बोलते हैं फोटो ऑक्सीडेशन। लाइट की प्रेजेंस में पूरी तरीके से गुलाबी वाला क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल रिएक्शन सेंटर ऑक्सीडाइज हो जाता और वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता। लेकिन अगर इस कंडीशन में सोलर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाए किसी कारण से, या डिफरेंट टाइप के वेवलेंथ आ जाए जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को नुकसान पहुंचा सकता है, तो नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा एक लिमिट तक। बोलो क्यों? क्योंकि गुलाबी वाला ब्लू वाला लोग एब्जॉर्ब कर लेगा, तो एब्जॉर्ब करके धीरे धीरे ना वहां पहुंचाएगा जी, पहुंचाने में समय भी लगेगा। दूसरा, जब एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो एनर्जी का लॉस होता है। जब इस मॉलिक्यूल ने इसको एनर्जी ट्रांसफर किया होगा तो कुछ एनर्जी लॉस हुआ होगा, यहां से यहां गया होगा तो एनर्जी लॉस हुआ होगा, यहां से यहां गया एनर्जी लॉस हुआ होगा। बता रहे हो? तो मुझे बताओ, ओवरऑल सारा एनर्जी जितना एक साथ पहुंच सकता था गुलाबी वाले के पास अकेले में, उन सारे एनर्जी को कुछ तो लॉस किया गया, और कुछ थोड़ी देर ब्लू मॉलिक्यूल ने आपस में ट्रांसफर करके समय को उलझा के रखा, और इस कदर से गुलाबी वाला क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को फोटो ऑक्सीडाइज होने से, सोलराइज होने से बचा लिया। ये दूसरा बड़ा रोल है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का। तीसरा और एक रोल बताता हूं। ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है उसमें जो कैरेटिनाइड है, कैरेटिनाइड, इस कैरेटिनाइड के पास खास प्रकार का स्पेसिफिक प्रोटीन सिस्टम होता है, स्पेसिफिक प्रोटीन्स होता है, आपको मैं बता देना चाहता हूं। और ये प्रोटीन जो होता है, आपको मैं बता दूं, जब इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होता है, कहां से, मैग्नीशियम +2 से, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल से, तो उसको इलेक्ट्रॉन की भूख जनरेट होती है, और वो एज अ ऑक्सीडेंट की तरह करने लगता है कि मैं किसका इलेक्ट्रॉन खा लूं खा लूं खा लूं, मेरा इलेक्ट्रॉन चला गया सोलर लाइट की वजह से। तो वो क्या करता है, इस प्रोटीन स्पेसिफिक, जो बगल में स्पेसिफिक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जिसको बोलते हैं ओईसी, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, वो इसका इलेक्ट्रॉन खा लेता है, और ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स वाले प्रोटीन अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे भी देता है। अब वो भूख जो इस सेंटर पे थी मैग्नीशियम +2 की, उसकी तो भूख शांत हो गई, क्योंकि वो +2 में आया था, उसकी भूख शांत हो गई, वो फिर से मैग्नीशियम हो गया, +2 खत्म हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को खिला दिया ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ने। लेकिन अब वो इलेक्ट्रॉन की भूख जनरेट हो गई इस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स पर, जो कि कैरोटिनॉइड से अटैच्ड है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स पे वो भूख जनरेट हो गई। अब ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स क्या करता है, बगल में पड़े वाटर मॉलिक्यूल को खींचता है, अपने साथ जोड़ता है, और वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ देता है, और उससे 2 प्रोटॉन रिलीज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, और एक नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन जहरीला होता है सेल के लिए, तो समझना ध्यान से। जैसे ही एक मॉलिक्यूल टूटा वाटर का, फिर दूसरा मॉलिक्यूल लिया, दूसरा मॉलिक्यूल टूटा तो ओवरऑल 4 प्रोटॉन हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, और 2 नेसेंट ऑक्सीजन हो गया, 2 नेसेंट ऑक्सीजन हो गया। अब इस जो कैरोटिनॉइड है, जो जहां ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है, उसी से अटैच्ड होता है एक खास प्रकार का एंजाइम, जिसको बोलते हैं इपॉक्सीडेज। क्या बोलते हैं? इपॉक्साइड होता है उसके पास, इपॉक्सीडेज। तो वो इपॉक्सीडेज क्या करता है, इस दोनों नेसेंट ऑक्सीजन को जोड़ देता है, और इस दोनों को जोड़ के O2 मॉलिक्यूल बना देता है। उसके बाद फिर एक और एंजाइम होता है वहां पे, डी एपॉक्सीडेज। डी एपॉक्सीडेज क्या करता है, एंजाइम को अलग और इस O2 को अलग अलग कर देता है। मतलब उसी के पास दोनों सब यूनिट होता है, एपॉक्सीडेज और सब इपॉक्सीडेज। तो इपॉक्सीडेज ने क्या किया, दोनों नेसेंट ऑक्सीजन को जोड़ा, O2 बन गया, और डी एपॉक्सीडेज ने क्या किया, ओवरऑल पूरे एंजाइम को और उस O2 मॉलिक्यूल को फ्री कर दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये ओवरऑल कॉम्प्लेक्स को एक साथ ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स क्यों बोले। फिर से पूरी कहानी बता रहा हूं, ये कहानी कल भी आएगा। यहां से जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ था तो इसको इलेक्ट्रॉन की भूख जनरेट हुई थी, इसने अपना भूख मिटाने के लिए बगल में पड़े ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन खा लिया। अब वो भूख जनरेट हो गई ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स से, उसमें जो खास प्रकार का प्रोटीन है उसी ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया था, तो उसपे जो भूख जनरेट हुई तो उसने अपना भूख मिटाने के लिए बगल वाले वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ा, तो वाटर मॉलिक्यूल से प्रोटॉन चला गया साइड में, और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ वो इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, इसका भूख शांत हो गया। ठीक है, और उससे क्या हुआ, 2 प्रोटॉन साइड में पड़े, जमा हुआ। प्रोटॉन का क्या होगा कल बात पता चल जाएगा आपको। फिर एक नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज हुआ, वो नेसेंट ऑक्सीजन सेल के लिए बड़ा जहरीला होता है, तो तुरंत उस ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के साथ ही जुड़ा रहता है एक खास प्रकार का और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, एंजाइम कॉम्प्लेक्स बोलो।
इपॉक्सीडेज और डीऑक्सीडेज केराटिनाइड के साथ ही जोड़ा रहता है। तो उसने दूसरा वाटर मॉलिक्यूल जब टूटा तो 2 नेसेंट ऑक्सीजन हो गए, उसको जोड़ के O2 बनाया और फिर उसको तुरंत O2 के फॉर्म में रिलीज कर दिया मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फॉर्म में। और ये नुकसानदेह नहीं है, ये तो सेल के उल्टे यूटिलाइजेबल है, यूजफुल है। इस तरीके से ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ने ओवरऑल वाटर के स्प्लिटिंग में भी रोल प्ले कर दिया। और आपको एक बात बता देता हूं मैं, जो लोग ये कहते हैं ना कि रिएक्शन सेंटर वाटर के स्प्लिटर में रोल प्ले करता है, झूठ बोलते हैं वो लोग, गलत पढ़ाते हैं वो लोग। रिएक्शन सेंटर हेल्प नहीं करता वाटर के स्प्लिटिंग में, फोटो सिस्टम हेल्प करता है वाटर के स्प्लिटिंग में। और सुनोगे, वाटर के स्प्लिटिंग में केवल फोटो सिस्टम 2 हेल्प कर सकता है। ये फोटो सिस्टम 2 और 1 क्या होता है अगले मीटिंग में भी मैं बताऊंगा आपको। पहले आपको ये बोलो कि ये बात समझ में आया ओवरऑल ये फोटो सिस्टम क्या है। अब आ जाओ अपने नोटबुक पे, फिर मैं अभी फोटो सिस्टम 1 और 2 का कंसेप्ट बताऊंगा, डोंट वरी। अब आ जाओ नोटबुक पे। तो ये देखो क्वांटासम का कंसेप्ट है, 300 से 400 सब आपको एकदम याद रखना है कि क्या। अच्छा, कहाँ होता है सारा सिस्टम, चाहे क्वांटासम हो, फोटो सिस्टम हो, ये सब वही होता है थैलेमोइड मेम्ब्रेन पर, ठीक है। ये देखो रिएक्शन सेंटर, चारों ओर से वो सब, ये स्पेसिफिक प्रोटीन। और ये स्पेसिफिक क्यों बोला, क्योंकि बड़ा ही खास होता है, फोटो सिस्टम 1 और 2 के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नोट्स में थोड़ा सा एरो ढंग से दो। ये पिगमेंट सिस्टम रिएक्शन सेंटर प्लस एंटीना मॉलिक्यूल मिलकर बनता है। ये जो लिखा गया है ये रिएक्शन सेंटर के बारे में लिखा गया, मेड अप ऑफ स्पेसिफिक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, और वो एक ही मॉलिक्यूल होता है क्लोरोफिल ए का, ध्यान रखना, ठीक है। नीचे मैंने लिखा भी है, ये देखो नीचे थ्योरी में लिखवा दिया मैंने, ठीक है, सारी बातें लिखवा दिया है, ठीक है। अब रही बात है कि फोटो सिस्टम 1 और 2 का क्या काम है, वो मैं अभी बताऊंगा, ये फोटो सिस्टम 1 और 2 क्या होता है अगले मीटिंग में बताऊंगा, जस्ट, ठीक है, रुक जाओ। और ये देखो वो बात जो मैं बोल रहा था, यहाँ पे लिखा होगा लास्ट में, कौन सा बात, यहाँ पे लिखा होगा, एक मिनट रुक जाओ, कहाँ है यार, ये रहा, यही मैं बता रहा था कि वाटर टूटेगा, जब 2 मॉलिक्यूल वाटर टूटेगा तो 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन और 2 नेसेंट ऑक्सीजन। प्रोटॉन का क्या होगा कल बताऊंगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, उस ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स को मिल जाएगा। और उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, उसका इलेक्ट्रॉन गया रिएक्शन सेंटर को, उसका इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, उसका क्या होगा वो कल पता चलेगा, ठीक है। अभी नेसेंट ऑक्सीजन दोनों जुड़ेंगे केराटिनाइड के साथ, केराटिनाइड में मैंने बोला खास प्रकार का वहां पे इपॉक्साइड है, ठीक है। तो अभी केराटिनाइड क्या है, कलर्ड है, कलरलेस है। तो जब ये केराटिनाइड और ये दोनों नेसेंट ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं तो कंपाउंड जो बनता है उसी को बोलते हैं इपॉक्साइड। ओवरऑल कंपाउंड को इपॉक्साइड कहते हैं जो कलरलेस है। ये कलरफुल है, सॉरी केराटिनाइड तो कलरफुल होता है ना, फिर जब ये बनेगा इपॉक्साइड तो कलरलेस। फिर उसमें एंजाइम है डी इपॉक्सीडेज, तो डी इपॉक्सीडेज क्या करेगा, O2 को रिलीज करा देगा और केराटिनाइड अलग हो जाएगा। यानी कि आप समझो, ऐसे समझो कि ये खास प्रकार का प्रोटीन था एसोसिएटेड किसके साथ, केराटिनाइड के साथ। उसके साथ जब 2 मॉलिक्यूल नेसेंट ऑक्सीजन अटैच हुए, एक इधर से एक इधर से, तो ये ओवरऑल मॉलिक्यूल कहलाने लगा इपॉक्साइड। अब एक एंजाइम है उसी के साथ एसोसिएटेड डी इपॉक्सीडेज, उसने क्या किया, इन दोनों को तब तक जुड़वा दिया था, उसके साथ जुड़ने के